नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start the class. Section number 14 of the Hindu Marriage Act. This is regarding the time. Section 14, no petition for divorce. कौन सी petition? Divorce की petition to be presented within 1 year of the marriage. Notwithstanding anything contained in this act, it shall not be competent for any court. It shall not be competent for any court to entertain any petition for the dissolution of a marriage by decree of divorce unless at the date of presentation of the petition 1 year has elapsed since the date of the marriage. समझे? ये मैंने आपको पढ़वा दिया. दिस इज व्हाट सेक्शन 14. इसके मर्म जानने की कोशिश कीजिए बस कि बेसिकली ये बात करते हैं क्या. देखिए, हमारे साथ थे एक भाई साहब है शशांक, एक लड़का है शशांक शेखर. सही है. भाई साहब पढ़ने गए थे, जज बनने गए थे मुखर्जी नगर दिल्ली. लड़की पसंद आ गई बहुत बढ़िया तरीके से. तो प्रीलिम्स मेंस होते रहेंगे बाद में, पहले ये काम करते हैं. तो पिताजी से कह के उनके हाथ पैर जोड़ के डांट डपट खा के पिटाई खा करके किसी तरीके से कन्विंस कर लिया. ठीक. अब दोनों की हो गई शादी, प्रेम विवाह संपन्न हो गया. उसके बाद में आया चलते चलते. फिल्म आई थी चलते चलते, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की. कहाँ आ गए हम, यानी कि जबरदस्त झगड़े. अब नाउ दे वांट टू गेट रिड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पल्ला झाड़ना चाहते हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई कुछ दिन तो रुको, कुछ दिन तो गुजारो ससुराल में. लड़की करी ना. तो ऐसे ही केस में जब ऐसा लग जाए पार्टीज टू द मैरिज को कि डिवोर्स लेना है, तो वो कब अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को? क्या कोई लिमिटेशन दी गई है? क्या कोई बेयर एक्ट आपका या हिंदू मैरिज एक्ट कोई टाइम लिमिटेशन बताता है इस बात के बारे में? इसी बारे में बात करता है आपका सेक्शन 14. और यहीं से आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन आपको मेंस में मिलता है. प्लीज गो टू दिस. देखिए, it shall not be competent for any court to entertain a petition for dissolution of marriage by decree of divorce. यानी कि किसी भी कोर्ट के लिए डिवोर्स पेटिशन को एंटरटेन करना क्या है? देखो, एंटरटेन करना, ना कि डिस्पोज करना. ध्यान रखना शब्द को. एंटरटेन करना किसको? डिवोर्स पेटिशन को. किसी भी कोर्ट को डिवोर्स पेटिशन को एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं होगा. इट मीन्स इट विल नॉट बी मेंटेनेबल. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी. यहां हम ग्रांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिवोर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि डिवोर्स विल बी गिवन और नॉट. यहां की बात हो ही नहीं रही है अभी. किसी भी ग्राउंड पर अगर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट. क्रुएलिटी कर रही है लड़की, है ना. क्रुएलिटी के बेस पे जाना चाहते हैं तो देयर इज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. डिवोर्स की ग्राउंड है. नॉट विद स्टैंडिंग दैट ग्राउंड, उस ग्राउंड के एग्जिस्ट करने के बावजूद कोर्ट शैल नॉट मेंटेन सच पेटिशन. कोर्ट को डिवोर्स पेटिशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए. अदरवाइज, इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिवोर्स पेटिशन शैल नॉट बी मेंटेनेबल. जो विवाह विच्छेद की याचिका है वो मेंटेनेबल नहीं होनी चाहिए. कब तक नहीं होनी चाहिए? जब तक कि 1 साल बीत ना गया हो. कितने साल ना बीत गए हो? 1 ईयर. और कहां से? विवाह की तिथि से, फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज. तो ये इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ द मैरिज से. तो कितना टाइम? 1 ईयर. प्रीलिम्स में कहां से पूछेंगे? 1 ईयर से क्वेश्चन पूछेंगे. 1 ईयर की काउंटिंग कहां से करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज करोगे, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे. तो सिंपल सी बात है. तो जिस पेयर की मैंने बात की, शशांक एंड पारो की जो हमने बात की, वो लोग कब डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एटलीस्ट 1 साल हो गया हो. समझे? 1 साल शादी के बाद में कम से कम 1 साल, सो दैट कि वो लोग एक रियल एफर्ट्स कर पाए. ऐसा ना हो कि आज गए और कल फिर तलाक लेने के लिए इतना इजी ना हो जाए. तो कूलिंग पीरियड है कि भाई थोड़ा मेच्योरिटी से काम लो, 1 आध साल थोड़ा ट्राई करो, फिर नहीं हो और फिर आना. यही है इसका लॉजिक.
पढ़ लेते हैं दोबारा इसको। अनलेस एट द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, देखो क्या कौन सी डेट पर, अनलेस एट द डेट ऑफ, कौन सी डेट, प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, पिटीशन की प्रेजेंटेशन की डेट, 1 ईयर कहां से, 1 ईयर सिंस द डेट ऑफ मैरिज, विवाह की तिथि से 1 साल, 1 ईयर हैज लैप्स्ड, 1 साल खत्म हो चुका। इट मीन्स ओनली आफ्टर द 1 ईयर सच डिवोर्स पिटिशन कैन बी एंटरटेन्ड, कैन बी, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो ये जो शब्द है ये डिस्पोजल की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रांट होगा या नहीं होगा वो बात भी नहीं हो रही है। द ओनली क्वेश्चन इज वेदर इट कैन बी एंटरटेन्ड और नॉट, द कोर्ट ने एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती है, बस, यानी कि मेंटेनेबल भी होगी या नहीं, बिकॉज ऑफ द वर्ड एंटरटेन, टू एंटरटेन एंड पिटिशन। कर लेंगे आप लोग। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, दे हैव यूज्ड द वर्ड मे, इट मीन्स दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, discretion of the court may allow a petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of marriage। देखिए क्या कोर्ट अलाउ कर सकती है इस प्रकार की पिटीशन को, बिफोर भी, 1 साल से पहले भी कोर्ट अलाउड कर सकती है। कब करेगी, अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट। अब एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी, इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, कौन से रूल्स, एज मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट इन दैट बिहाफ बिफोर प्रीलिम्स। देखिए पहले आप यू जस्ट फोकस ऑन दिस, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में अलाउ, ये जो एनसर्कल्ड है ग्रीन कलर से इसको समझिए, कोर्ट में अलाउ, कोर्ट अलाउ कर सकती है, क्या अलाउ करेगी, पेटिशन को, टू बी प्रेजेंटेड बिफोर 1 ईयर हैज लैप्स्ड। तो जो बार था, ये जो बार है क्लॉज 1 का कि अनलेस 1 ईयर हैज लैप्स्ड, जब तक कि 1 वर्ष समाप्त न हो जाए, इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर द कोर्ट टू एंटरटेन। ये जो बार था 1 साल का, 1 ईयर का जो बार है, तो 1 ईयर का जो बार है दैट कैन बी रिलैक्स्ड, दैट कैन बी लिफ्टेड बाय द कोर्ट, यू कैन से। तो इन जनरल रूल ये हुआ, यू विल हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज टू अप्लाई फॉर द डिवोर्स, बट कोर्ट में अलाउ दिस, but court may allow such petition even before the 1 year, even the 1 year has lapsed, 1 साल लैप्स नहीं हुआ तब भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, you will have to move an application, that is why they have used the word upon application। वो ध्यान रखना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से ही बनता है, upon application मेड टू इट, कोर्ट को जो एप्लीकेशन दी जाएगी इसलिए, तो ध्यान रखना क्या दिया जाएगा, नाउ इन द कोर्ट यू विल फाइल ए पेटिशन फॉर डिवोर्स, वन थिंग, एंड सेकेंडली यू विल फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1 टू वेव ऑफ दिस पीरियड। So you will have to file an application separately for condonation of this 1 year bar। Are you getting this point? तो 1 ईयर के लिए what is the formality? You will have to apply through an application, and this application should be made in accordance with the rules. There are rules for the application, and who makes such rules? Rules are made by the High Court in that behalf, and this is the question for prelims कि who made the rules? Who made the rules for the application under section 14? सेक्शन 14 में जो एप्लीकेशन होती है उसको, उसके संबंध में रूल्स किसने बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाए, हाई कोर्ट ने बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, किसने बनाए, तो दीज रूल्स आर मेड बाय द हाई कोर्ट। यू प्लीज हाईलाइट दिस, हाई कोर्ट कर लेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आया, तो जनरल रूल है कि नहीं कर सकते, बट कोर्ट में अलाउ, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नेक्स्ट फ्रेज देखो, ये ऑन द ग्राउंड, किस आधार पे करेंगे, दैट द केस इज वन, ये केस ऐसा है, वन ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप्स, दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप्स टू द पेटिशनर, और ऑफ एक्सेप्शनल डेप्रिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये दिखाना पड़ेगा, दीज आर द की वर्ड्स
exceptional hardship, exceptional depravity. Please highlight in your Bail Act. ध्यान रखना कि केस कैसा है. In that case, in that application, you will have to prove कि my lord, sir, जनाब, 1 साल का टाइम नहीं है हमारे पास. क्यों नहीं है भाई? ठीक है, वेव ऑफ कर देंगे. बताइए क्यों माफ कर दिया 1 साल आपका? जनाब, दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शनल डेप्रिविटी. एक्सेप्शनल डेप्रिविटी, ठीक है, या फिर एक्सेप्शनल हार्डशिप टू. पटिशनर ये कहे कि जनाब बहुत मुश्किल है मेरे लिए रहना, एक्सेप्शनल हार्डशिप है मेरे ऊपर जो लेने आया है, या ये जो बंदा है जिससे तलाक चाहिए, ही इज क्रिएटिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेप्शनल डेप्रिविटी. मीन्स एक तरीके से आपको एक्सप्लॉयटेशन कह लीजिए. मैं इन्हीं चीजों को समझाता हूं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में. इसको समझिए. देखिए थोड़ी डिटेल में जाते हैं हम लोग. दिस इज पहला पॉइंट आपके लिए जो फिल्म से पूछा जा सकता है थोड़ा सा नॉलेज के लिए. Prior to the amendment 1976, है ना, the period was 3 years from the date of marriage, P4 prelims. But aforesaid amendment, this waiting period has been reduced to 1 year. So 3 year to 1 year has been. So this is the question for your prelims. कि पहले जो 3 साल थे, कि 3 साल से पहले तो तलाक ले नहीं सकते थे, और भैया 3 साल के बाद में कोई लेना भी नहीं चाहता. उनकी गिनती फिर वीरों में, शूर वीरों में और बहुत सारे परम वीरों में आ सकती है. 3 साल तक घर गृहस्थी बढ़ने लगती है, फिर बच्चे और ये वो सब, फिर बहुत विरले लोग ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं. लेकिन 3 ईयर्स का पहले था, तो इसलिए पहले तलाक होते भी नहीं थे. 3 साल का मामला था. अब वो 3 ईयर टू 1 ईयर कर दिया गया, और ये जो शिफ्ट हुआ है, यहीं से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. कर लेंगे आप लोग, है ना. तो दिस इज 1 ईयर. नेक्स्ट पॉइंट, एक केस का नाम लिख लीजिए, मेघमत्था नायर श्रीमती सुशीला. मद्रास हाईकोर्ट का केस है कि सेक्शन 14 प्रोवाइड्स रेस्ट्रिक्शंस to prevent the party recourse to legal proceedings before the parties have made real efforts to save their marriage from disaster. केस का नाम क्या है? ये रहा, मेघमत्था नायर श्रीमती सुशीला. इस केस में कहा गया था कि जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई हैं कि एक पहले पूरी तरीके से हम कोर्ट ये चाहती है, पार्टीज हैव मेड रियल एफर्ट्स टू मेक देयर मैरिज सक्सेसफुल. इस डिजास्टर से बचने के लिए पार्टीज ने वाकई में रियल एफर्ट्स कर लिए हैं, इसलिए ये 14 का प्रोविजन बनाया गया था. केस लॉ का नाम मैंने बता दिया आपको. और इसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखनी है समझने के लिए, ये जो टर्म्स है प्लीज देखिए, दीज द टर्म्स एक्सेप्शनल हार्डशिप्स या एक्सेप्शनल डेप्रिविटीज, है ना. These terms have not been explained in the act and you need to understand. इनका मीनिंग समझना बस आपको, और कुछ नहीं है सेक्शन में, कि एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रिविटी से क्या मतलब है. तो इसमें ये समझिए मोटा मोटा कि अगर हम ये कह पाए, है ना, कि इसको पढ़िए, petitioner is faced with such hardships that his or her life has turned to a complete hell, or the respondent has committed such heinous moral offense that it has become completely intolerable to the petitioner. Yes, ये समझिएगा कि अगर petitioner ये कह देगा करके कि मेरे साथ जो है, मैं जिस हालत में रह रहा हूं, मेरी जिंदगी एकदम नरक हो चुकी है ना, तो वो वाली स्थिति में कहते हैं एक्सेप्शनल हार्डशिप का केस हो गया. आई डोंट नो, यहां पर एक बात याद आ गई. देखो इस बात की सत्यता नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन एक कहानी है, मुझे मुखर्जी नगर में चलती है. यहाँ मुखर्जी नगर में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग किराए में बहुत देते हैं मकान अपना, खास करके मकान मालिक लोग जो है, उनकी रोजी रोटी का मुख्य है साधन. वहां पर कुछ अफ्रीकन रहने आए सरदार जी के घर पे. सरदार जी नहीं कहना चाहिए, मकान मालिक कह देता हूँ, चलिए कोई से भी, क्योंकि मैं किसी को स्पेसिफिकली कहना चाहता, लेकिन कहानी कुछ ऐसा ही है. फिर उनकी वाइफ को एक बेबी हुआ,
प्रेग्नेंट भी मतलब वो बड़े खुश, सब घर में खुशियां आने वाली हैं, ये सब वो सब है जो माहौल होता है बेबी के आने से, है ना। जब बच्चा जन्मा तो उसके सर पर घुंघराले बाल थे, जो कलर है वो ब्लैक था, होठ एक्सेप्शनली मोटे थे, तो किसी फैमिली मेंबर से मैच नहीं कर रहा था वो। समझ गए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। घर में कौन लोग रह रहे थे? अफ्रीकन लोगों को उन्होंने किराए पे मकान दिया था। सरदार जी का देखते ही दिमाग खराब हो गया। अब ये ऐसी स्थिति में अगर उन्हें रहना पड़ेगा तो वो हम कह सकते हैं कि रिस्पोंडेंट हैज कमिटेड सच एन हीनियस ऑफेंस, मोरल ऑफेंस इन दैट केस। वो जब जब उस बच्चे को देखेगा तब तक उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ, है ना। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस हैं। तो एक केस है यहां पर, इसी के जो मैं लिखवाया था, मेघमत्था वर्सेस सुशीला, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, है ना। एक केस है, इसको भी याद कर देख लीजिए, हालांकि लिखा हुआ केस है, आपके नोट से मिल जाएगा आपको। तो वुमेन वर्सेस वुमेन के केस को फॉलो करते हुए केस का नाम है श्रीमती सुशीला, और इसमें क्या है कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एडल्ट्री विद वन पर्सन इज नॉट एक्सेप्शनल डेप्रिविटी। इन्होंने कहा कि देखो अगर एडल्ट्री हो रही है, एक आध को ऐसी घटना घट गई, है ना, एडल्ट्री विद वन पर्सन इज नॉट एक्सेप्शनल डेप्रिविटी। अब क्या कहोगे? अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक्सेप्शनल, देखो एडल्ट्री के बेस पे यू कैन गो डिवोर्स, वो डिवोर्स की ग्राउंड हो सकती है, लेकिन राइट नाउ वी आर सीकिंग द ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ दैट पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के पीरियड को कंडोन कराना है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो क्या उसके लिए सफिशिएंट कोर्ट ने? नहीं। एडल्ट्री विद वन पर्सन इज नॉट दैट मच एक्सेप्शनल डेप्रिविटी कि 1 साल को हम घटाएं। लेकिन अगर ऐसा हो, एडल्ट्री हो, एडल्ट्री प्लस डेजर्शन, एडल्ट्री भी कर रहे हैं, छोड़ भी दिया, इन फेवर ऑफ दूसरी महिला के साथ रहते हैं, और प्लस क्रुएलिटी, तो क्या क्या हो गया? एडल्ट्री नंबर 1, डेजर्शन नंबर 2, एंड लिविंग विद अदर वुमेन 3, एंड प्लस कमिटिंग क्रुएलिटी। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द वाइफ। तो दिस कैन बी ए गुड एग्जाम्पल कि अगर पत्नी ये कहे कि जनाब ऐसा कर रहे हैं, है ना, उसके साथ गलत संबंध बना रखे हैं, उसी के साथ रहता है, मुझे ताने मारता है, टॉन्ट करता है, तो अब 1 साल छोड़िए आप, प्लीज गिव अस डिवोर्स। तो दिस कैन बी ए ग्राउंड ऑफ 1 ईयर। तो ध्यान रखना, while discussing section 14 we are not discussing the grounds of divorce, we are discussing the grounds for condonation of the period। ठीक है, जैसे और भी when a wife has a child by adultery, ठीक, this can be a, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, child by adultery, तो this can be the case of exceptional hardship, exceptional depravity का केस कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, ठीक, ये देखिए और क्या है। हस्बैंड कमिट्स एडल्टरी विद इन ए फ्यू वीक्स ऑफ हिज मैरिज, कुछ ही हफ्तों के अंदर एडल्टरी करता है, या फिर वाइफ की सिस्टर के साथ, या फिर सर्वेंट के साथ घर में, या फिर किसी ऐसे ही घटना को अंजाम देता है, तो देन अरे हार्डशिप, एक व्यक्ति के लिए हार्डशिप है, दूसरा दुख दे रहा है, दूसरे को दुख हो रहा है, दोनों एक कॉइन, सेम कॉइन के दो वो हैं, पहलू हैं बस ये। एक व्यक्ति दूसरे को टॉर्चर कर रहा है, दूसरे को टॉर्चर हो रहा है, तो एक डिप्राइव कर रहा है थ्रू हार्डशिप्स, डेप्रिवेशन थ्रू हार्डशिप कह सकते हो आप ये। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। तो इसके सेक्शन 14 में केवल आपको ये देखना है कि भी हार्डशिप्स, एक्सेप्शनल हार्डशिप प्रूव करनी पड़ेगी या एक्सेप्शनल डेप्रिविटी की कंडीशंस को प्रूव करना पड़ेगा, देन दिस पीरियड में बी वेव्ड आउट। इतना है 14 में, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं हम लोगों ने, और काम की बातें देख लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। If it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, अगर लीव तो दे दी, ये भी ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, कोर्ट के पास ये राइट है
कि कोर्ट की, अगर कोर्ट अपनी जो लीव दी है, अगर मान लीजिए कोर्ट को भरमा करके, कोर्ट को झूठ बोल करके, मिसरिप्रेजेंट करके पेटिशनर ने 1 साल का पीरियड तो कंडोन करा लिया, क्योंकि यहां पर अभी तक तो वो आया नहीं है, रेस्पोंडेंट आया नहीं है। पहले क्या कहा जाएगा, देखो डिवोर्स की पिटीशन फाइल होगी, ठीक है, डिवोर्स की पिटीशन फाइल होगी, फिर वो एडमिशन होगा उसका कि मेंटेनेबल है या नहीं है। तो अभी रोल केवल पिटिशनर का ही होता है शुरू में। पिटिशनर अपनी एप्लीकेशन में बताएगा जनाब दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप टू बी, और दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शनल डेप्रिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, तो आई मे बी गिवन लीव। अब लीव दे दी गई, अब बुलाया गया रेस्पोंडेंट को। रेस्पोंडेंट पहले यहीं पे कहेगा अरे सर आपने बुला कैसे लिया, 1 साल से पहले तो मेंटेनेबल ही नहीं थी। कोर्ट कहेगी नो दीज वर द सर्कमस्टेंसेस। कह रहे क्या बात कर रहे हो आप, दिस इज अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, दिस कोर्ट हैज बीन मिसरिप्रेजेंटेड, कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ है, कंसीलमेंट हुआ है कोर्ट के साथ। अगर कोर्ट को ऐसा लग जाए, इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट, प्लीज सी द वर्ड्स, इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट, अगर ऐसा कोर्ट को लग जाए, ठीक है, देन कोर्ट में इफ इट प्रोनाउंसेस डिग्री, अगर उसने डिग्री प्रोनाउंस कर दी हो, ठीक है, डू सो, कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है दैट द डिग्री शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। पी फॉर फिल्म्स लगाइए, क्वेश्चन यहां से फिल्म से पूछा जाएगा कि तब ऐसा क्या होगा अगर कोर्ट को अगर ऐसा लग जाए, इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट दिस leave has been obtained by misrepresentation or concealment, then what kind of orders can be passed by the court? कोर्ट किस प्रकार के ऑर्डर पास कर सकती है, यहां से क्वेश्चन आएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके। तो ध्यान रखना, कोर्ट ये कह सकती है कि ठीक है डिवोर्स इज बीइंग ग्रांटेड, आपको डिवोर्स दे रहे हैं, बट द डिक्री ऑफ डिवोर्स शैल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। 1 साल बाद इफेक्टिव होगी। काउंट हम तब से ही करेंगे कि डेट ऑफ मैरिज से के 1 साल बाद से इफेक्टिव होगी। और ये जो टेक्निकल लाइन है इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या है, देखो क्या कंडीशन हो सकती है, डिक्री शैल नॉट हैव इफेक्ट, डिक्री का प्रभाव नहीं होगा, कब तक, अंटिल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल के एक्सपायरी तक नहीं होगा। लेकिन 1 ईयर कहां तक, फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, 1 ईयर, ये ध्यान रखना, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटिशन नहीं है ये, दिस इज नॉट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डिवोर्स पिटिशन, दिस इज व्हाट द 1 ईयर विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज से काउंट करेंगे। और यहीं पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये है 31 मई 2021 को किसी की मैरिज हुई, अब ये 1 ईयर होगा, 35 ये को 1 साल होगा, इन बिटवीन जनवरी 22 को वो आ गए, 15 जनवरी को उन्होंने पेटिशन फाइल कर दी। तो ये केस है, दिस इज द डेट ऑफ मैरिज, DOM, 31 मई 2021 को शादी हुई, 1 साल होंगे इनके 30 मई 2022 को, 1 ईयर यहां पर होगा। तो यू शुड फाइल द पेटिशन, इट शुड बी द डेट ऑफ 31 मई 22 शुड बी डेट ऑफ फाइलिंग, DOF लिखता हूं मैं इसको, डेट ऑफ फाइलिंग, बट यू आर फाइलिंग द डिवोर्स ऑन 15 जनवरी इटसेल्फ, यानी कि लगभग 5 मंथ्स बिफोर यहां पर पास होते हैं आप ये। तो अब जो ये कह रहे हैं, देखो ये 5 मंथ्स बिफोर यहां पर हो रहे हैं। नाउ द डिक्री हैज बीन पास्ड, सपोज डिक्री हैज बीन पास्ड, डेट ऑफ डिक्री DOD, सपोज दिस इज व्हाट 1 अप्रैल 22, इसको डिक्री पास हो जाती है। तो डेट ऑफ मैरिज से 1 ईयर कहां पर कंप्लीट हो रहा था, 30 मई को, 30 मई 22। तो कोर्ट ये कह सकती है कि ये जो डिक्री आपकी है, एक डेट ऑफ डिक्री तो 1 अप्रैल है, बट इट शैल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल 30 मई। तो एक अगर आप डेट ऑफ डिक्री से काउंट करोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, बट आप ये देखेंगे जो 1 ईयर है दैट शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, ना कि डेट ऑफ डिक्री से काउंट नहीं होगा। ये डिफरेंस समझ लेना,
क्योंकि उनकी ब्रेक लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए अच्छे तरीके से आप। डिक्री शैल नॉट हैव इफेक्ट until expiry of 1 year from the date of the marriage before prelims. Date of decree was 1 अप्रैल 2022 एंड डेट 1 ईयर है था हमारा 30 मई 2022. तो if you see the difference between these two dates, it is almost only 2 months, but because we will count the 1 year from this date of marriage. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट। आई बिलीव कि आपको अच्छे तरीके से अगर आपने बोर्ड देखा होगा तो इस बात को क्लैरिटी से समझ गए होंगे। कितने लोगों को समझ में नहीं आई है ये बात। ये जो 1 ईयर की काउंटिंग है कि वो जो पोस्टपोनमेंट करा जाएगा, डिग्री के इफेक्टिवनेस का जो पोस्टपोनमेंट करा जाएगा वो कहां तक करा जाएगा, डेट ऑफ मैरिज से काउंट करेंगे हम। डेट ऑफ मैरिज से 1 ईयर देखेंगे, ना कि ये नहीं कहेंगे सब आज पास तो कर दी डिग्री लेकिन ये इफेक्टिव आज से 1 साल बाद होगी, ऐसे नहीं। यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका प्रीलिम्स का। था ना एक छुपा हुआ क्वेश्चन आपके लिए। सेकंड ऑर्डर क्या हो सकता है, कोर्ट ये कह सकती है और डिसमिस द पिटीशन, डिसमिस कर सकती है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी पिटीशन। दीज कैन बी 2 ऑर्डर्स। नंबर 1, डिक्री में बी पास्ड बट इट्स एनफोर्समेंट डेट ऑफ इफेक्टिवनेस कैन बी पोस्टपोन्ड। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि दिस पेटिशन में बी डिसमिस्ड, इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया लेकिन आगे की तो अगर डिसमिस हो गई पेटिशन तो क्या वो दोबारा ला सकता है या कोई दूसरी पार्टी ला सकती है। यस, उसी की बात कही गई है जब वो ये कह रहे हैं कि विदाउट प्रेजुडिस टू व्हाट, विदाउट प्रेजुडिस टू व्हाट, to any petition, without prejudice to any petition। कौन सी petition? which may be brought after the expiration of the said 1 year। जो petition अब 1 साल बाद लेकर आएंगे, it means now उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि 1 साल बाद अगर petition लेकर के आते हैं तो उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आपने जो है ये तो पहले डिसमिस हो चुकी है आपकी petition। नो, because that was dismissed on the ground that कि भाई the leave was in the eye of the court, in the opinion of the court was misrepresented or facts were concealed, therefore petition was dismissed not on merits। समझे? तो therefore the fresh petition can be brought। तो ध्यान रखना कि जो दोबारा petition लाने का राइट वो खत्म नहीं होता है 14 में। you can bring the फ्रेश पेटिशन, लेकिन कब लाएंगे, 1 साल का टाइम खत्म होने के बाद। तो कब कैसे ला सकते हैं, आगे पढ़ लीजिए लाइन। अपॉन द सेम और सब्सटेंशियली सेम फैक्ट्स एज दोज एलिज्ड इन सपोर्ट ऑफ द पेटिशन सो डिसमिस्ड। समझे? अपॉन द सेम और सब्सटेंशियली द सेम फैक्ट्स, ये जो पेटिशन दोबारा आ रही है, ये जो पेटिशन दोबारा आ रही है उन्हीं फैक्ट्स पर आएगी या लगभग सेम सब्सटेंशियली फैक्ट्स, मतलब लगभग उन्हीं तथ्यों पर आएगी जिन तथ्यों पर आपने पहली पेटिशन को भेजा था जो कि अब डिसमिस हो गई है। तो फैक्ट्स या ग्राउंड्स दूसरे नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगेन ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने आपको अलग दिखाई है। प्लीज हाईलाइट दिस पेटिशन, प्लीज से दिस, इसको ऐसे पढ़िए, any petition upon the same or substantially facts। same कैसे, as those alleged in support of the petition so dismissed। जो petition डिसमिस हुई है उसमें जो facts है उन्हीं के जैसे same facts या almost same facts पर जो petition आएगी, कब आएगी, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर जो आएगी उसको फाइल कर लिया जाएगा। बोलो हाँ या ना। In disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before expiration of 1 year from the date of marriage, the court shall have regard to the interest of any children of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of reconciliation between the parties before the expiry of said 1 year। Again this is the duty of the court। Please ध्यान से पढ़िए,
कोर्ट शैल हैव रिकॉर्ड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। क्या कोर्ट की ड्यूटी है? टू हैव रिगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एनी चिल्ड्रन ऑफ द मैरिज। उस विवाह से यदि कोई बच्चों का जन्म हुआ है तो उनके हितों का ध्यान रखा जाए और इस प्रश्न पर विचार किया जाए। एंड टू द क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पर विचार किया जाएगा? दैट वेदर देयर इज ए रीजनेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बिफोर द एक्सपायरेशन 1 ईयर। ये ध्यान रखा जाएगा कि एक तो बच्चों का ध्यान रखेंगे आप, 1 साल से पहले का अगर आप वेव कर रहे हैं, है ना। डिस्पोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, समझे? एप्लीकेशन कौन सी? फॉर लीविंग, टू लीव टू प्रेजेंट बिफोर 1 ईयर। 1 साल से पहले की जो अनुमति देना चाहते हैं, जब आप ऐसा देंगे तो प्रभु जज साहब आप ये ध्यान रखेंगे कि जो गरीब गुरबा जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका भी ध्यान कर लेना। कोर्ट पार्लियामेंट ने ये कहा है कि एक आप तो ये ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखेंगे, उनके इंटरेस्ट कैसे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उनके हितों को नुकसान ना हो। और दूसरा, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि 1 साल बीतने से पहले पहले इनके अंदर कोई रिकॉन्सिलेशन वाली बात लगती नहीं लगती? अगर आपको लगता है कि यार नहीं रिकॉन्सिलेशन हो सकता है ना, तो फिर आपको 1 ईयर के वेव ऑफ का टाइम नहीं देना चाहिए आपको। यू कैन गिव द टाइम ऑफ वेव ऑफ व्हेन, जब आपको लगता है कि रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर पॉसिबल देख ही नहीं रहा कोर्ट को, तब आप दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 14। प्रेजुडिस का मतलब होता है अगेंस्ट द इंटरेस्ट, अगेंस्ट द इंटरेस्ट, ठीक है, विरुद्ध। सेक्शन 14 जो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ देख लीजिए एक बार को। जो सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट इम्पोजेस ए बैन फॉर फाइलिंग ए पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन। नो, डिवोर्स के लिए है, वॉइडल मैरिज के लिए नहीं है, वॉइड के लिए नहीं है, ध्यान रखना। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिवोर्स। और 1 ईयर पर क्वेश्चन आता है, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया यहां से क्वेश्चन आता है। पेटिशन कौन सी है? पेटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स। ये एनलमेंट ऑफ वॉइड मैरिज नहीं है, या वॉइडेबल मैरिज का एनलमेंट नहीं है, ध्यान रखना। सेक्शन 14 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिवोर्स, ओनली फॉर डिवोर्स, डिक्री ऑफ डिवोर्स के द्वारा। बस यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और 1 ईयर पे क्वेश्चन आता है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 14। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।